यस। कल क्या किया था? थोड़ा सा ही जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ देखा था। कुछ सिखाया था क्या कल? प्राइवेट कंपनी। यस। क्या डिस्कशन हुआ था? दो वर्ड्स का डिस्कशन हुआ था अपना कुछ। प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शन। क्या है दोनों में डिफरेंस? प्रोहिबिशन मतलब यस, व्हाट इज प्रोहिबिशन? ओके, यस, कंप्लीटली बैन कर देना किस चीज़ को। बेसिकली तुम परमिशन लेके भी वो चीज़ कर सकते हो क्या? तुम्हें याद होगा कि मैंने बोला था कि इम्पैक्ट प्राइवेट लिमिटेड चालू कर दी अगर कंपनी, सो हम कुछ भी करके पब्लिक से पैसा मंगा सकते हैं क्या? भले ही हम चार लोग अग्री कर, चारों शेयर होल्डर्स अग्री कर ले, हो सकता है। बट अगर मकरन सर को उनका शेयर ट्रांसफ़र करना है निशांत को, तो मैंने बोला था वो कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं? सबका कंसेंट करने के बाद कर सकते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या कि तुम परमिशन ले लो, अगर परमिशन मिल रही है तो काम कर लेना। बट प्रोहिबिशन में परमिशन लेके भी काम होता है क्या? परमिशन लेके भी नहीं चलेगा। ये बेसिक सा चीज़ देखा था। नोटबुक्स कैरी किए हैं आज? सो व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट इज़ एटलीस्ट जिनका डिसाइडेड है इधर ही लगाना है उनका फेयर नोटबुक, जिनका डिसाइडेड नहीं है एटलीस्ट रफ नोटबुक में लिखो। एक पेज तो ब्लैंक ही छोड़ना है। जिनकी मेन बुक है वो अपन उसमें क्या पेपर पैटर्न रहेगा वो फिल कर लेंगे। उसके बाद आगे अपन को आज थोड़ा थोड़ा लिखना है। कल मैंने कुछ अफर्मेशन बोला था कि ये बोलना है अपन को डेली। याद है किसी को? एनीवन? कुछ अफर्मेशन बोला था मैंने कल। निकाल लो सब लोग, नोटबुक पेन निकाल लो। यस, कल मैंने बोला था कि पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन काफ़ी होती है। सो कुछ चीज़ें हैं कि आई विल सिक्योर एग्जाम्शन इन लॉ एंड आई विल गिव माई 200% इन सीए इंटरमीडिएट। अब तक सीए फाउंडेशन में जो हुआ वो हुआ, मतलब कितना किया तुम लोगों ने आई डोंट नो। बहुत लोग ऐसे हो गए कि बहुत मेहनत की है, बहुत लोग ऐसे हो गए कि एंड मोमेंट में मतलब कर लिया और अच्छे पेपर निकल गए। सो वॉट एवर हैपेंड विथ यू इन सीए फाउंडेशन, लेट इट बी। बट सीए इंटर में दो अफर्मेशंस डेली बोलने हैं। आई विल सिक्योर एग्जाम्शन इन लॉ एंड दूसरा क्या है? आई विल गिव माई 200% इन सीए इंटरमीडिएट। पहला मेरे साथ फिर से बोलना है। पहला क्या है? आई विल सिक्योर एग्जाम्शन इन लॉ एंड आई विल गिव माई 200% इन सीए इंटरमीडिएट। ओके, कल अपन ने प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन देखा था। सेक्शंस वगैरह तुम लोगों ने किए नहीं होगे ना सच इसके? ओके चलो आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सेक्शन का रीडिंग कैसे करते हैं, डू यू नो? अभी ये लिखा हुआ है मैंने तुम्हारे सामने कुछ। इसका सेक्शन 25 क्लॉज ए सब क्लॉज 2, मतलब पहला जो नंबर आता है दैट इज़ योर सेक्शन, मेन सेक्शन। उसके बाद आता है सब सेक्शन, उसके बाद आता है क्लॉज और उसके बाद आता है सब क्लॉज। ये नीचे का सेक्शन मेरे को कौन पढ़ के बताएगा? एनीवन? एक तो अपन ने साथ में कर लिया। यस, कोई भी सेक्शन ये छोड़ के किसी का कुछ आंसर है? ओके, ये छोड़ के और किसी का आंसर है? एनीवन? जिसका ऐसे बोलना है कि इसको सबसेक्शन बोलते ही नहीं। चलो एक बेसिक चीज़ डिस्कस करते हैं। आई डोंट नो तुम्हें पता है या नहीं, क्यों सेक्शन सबसेक्शंस क्लॉजेस सब क्लॉजेस किए गए? व्हाट वाज द नीड कि एक्ट को ऐसे डिवाइड किया गया? क्या बाइफर्केशन करने के लिए? अभी तुम लोग अगर वो अदालत देखते होगे, सोनी पे आता था, अभी भी आता है या नहीं आई डोंट नो। फिर कुछ ऐसे मूवीज़ हो गए, जॉली एलएलबी वगैरह हो गया, जिसमें कोर्ट हियरिंग्स दिखाए जाते हैं। तो वो जब भी कुछ चीज़ पेश करते हैं, तुम्हारे जो लॉयर्स होते हैं वो उसके साथ रेफरेंस देते हैं कि एज़ पर सेक्शन 25 ऑफ दिस, एज़ पर सेक्शन 22 ऑफ दिस, इंडियन पिनल कोड वगैरह।
तो मुझे एक बात बोलो, ऑब्वियसली लॉ जो चलता है पूरा प्रूफ्स के बेसिस पे चलता है कि किधर लिखा हुआ है दिखाओ, ऐसे ही बोलता है ना कभी भी जज कि प्रूफ दिखाओ, क्या है एविडेंस, क्या है तुम्हारे पास। तो इसमें होता क्या है, इतने अलग अलग एक्ट्स है पूरे लॉ में, तो जब तुम किसी का रेफरेंस देते हो तुम इसे बुक नंबर का रेफरेंस नहीं दे सकते ना। वो एक्ट का बुक खोलो, उसमें ये पेज नंबर पे, फिर उसमें क्या बोलोगे, थर्ड पैरा की सेकंड लाइन। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, हर एक चीज़ को डिवाइड कर दिया कि फॉर एग्जांपल मेरे को 38 पेज पे जो लिखा हुआ है उसको बोलना है, तो उन्होंने उसको सेक्शन का नाम दे दिया कि सेक्शन 22। अभी मेरे को उसकी कोई लाइन बतानी है तो मेरे को बताना पड़ेगा वो कौन से सब सेक्शन में फॉल करता है, तो बराबर जज को समझ जाएगा अच्छा ये पेज के ये पैरा के बारे में ये बात कर रहा है। जनरली तुम ऑब्जर्व करोगे, तुम लोगों ने कोई सेक्शन देखा है क्या अब तक, कौन से सेक्शंस थे तुम लोगों को, जैसे सब सेक्शंस भी थे जिसमें फाउंडेशन में, ऐसे कोई, जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 17 फ्रॉड का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उतना याद होगा। ओके ये इसमें है ना सेक्शन 17 के ना, अगर तुम मॉडल देखोगे ना, इन ब्रैकेट नीचे 1 2 3, तो ये क्या होता है, ये इसके सब सेक्शंस होते हैं। तो जनरली क्या होता है, फ्रॉड करके एक बड़ा हेडिंग आएगा। सो सेक्शन 17 में सब बातें किसके बारे में लिखी हुई है, फ्रॉड के बारे में ही लिखी हुई है। तो सब सेक्शन 1 भी फ्रॉड के बारे में होगा, 2 भी फ्रॉड के बारे में होगा, बस अलग अलग चीज़ें फ्रॉड की ही बारे में उधर रहेगी। बट सेक्शन 2 हर एक एक्ट का क्या होता है पता है तुम्हें, डेफिनेशन का सेक्शन होता है। मुझे एक बात बोलो, सेक्शन 2 इन ब्रैकेट 1 जो होता है और सेक्शन 2 इन ब्रैकेट 2 जो होता है, ये इंटर रिलेटेड होता है क्या, हाँ या ना? मतलब फॉर एग्जांपल सेक्शन 2 तुम्हारे लैंग्वेज में बोलो तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 है अफर्मेशन का डेफिनेशन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 है फॉर एग्जांपल ए से ही अपन कुछ पकड़ते हैं एम्बिग्विटी का डेफिनेशन। मुझे एक बात बोलो, ये दोनों इंटर रिलेटेड है क्या? अलग अलग डेफिनेशन है, सबसेक्शन 1 में अलग, सबसेक्शन 2 में अलग, सबसेक्शन 3 में अलग, ऐसे अलग अलग डेफिनेशन चलते रहेंगे। जनरली सबसेक्शन कब बोला जाता है, जब चीज़ें इंटर रिलेटेड रहे। मतलब अगर मैं इधर सेक्शन 25 की बात करती हूँ, तो जब मैं सेक्शन 25(1) लिखती हूँ और जब मैं सेक्शन 25(2) लिखती हूँ, ये चीज़ें इंटर रिलेटेड होती है। मतलब सेक्शन 25 किसी की बात करता है, 25(1) किसी की बात करता है, उसी टॉपिक से रिलेटेड 25(2) भी बात कर रहा है। यस, सो मैं एक बार बस रिपीट कर देती हूँ जो नए लोग आए उनके लिए। वी वर डिस्कसिंग कि सेक्शन का रीडिंग कैसे होता है। सो हमारा ऐसे कंक्लूजन आया सब लोगों का कि सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज 2, ओके ऐसे ही पढ़ते हैं ना। यस, नया वाला मैंने एक क्वेश्चन इन लोगों को पूछा था कि ये वाला पढ़ेंगे कैसे, अगर मैं पढ़ रही हूँ सेक्शन 2 सबसेक्शन 1, या क्या पढ़ना है इसको, एनीवन आउट ऑफ यू गाइस? मैं पूछ रही थी कि ये तो ऐसे ही पढ़ना है ना, सबसेक्शन 1, एक सेकंड, यस क्लियर हो गया। ये पहला जो लिखा है मैंने सेक्शन 25 का, इफ़ इट इज़ नॉट विजिबल, यस ये पहला जो लिखा हुआ है ये कैसे पढ़ेंगे अपन, सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज 2, ओके इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे का सेक्शन कैसे पढ़ेंगे, ये मेरा क्वेश्चन था। सो सबका आंसर था सेक्शन 2 सबसेक्शन 1। इसके अलावा कुछ आंसर है क्या, जो नए आए हैं अभी थोड़े लेट आए हैं, एनीवन? इसको कुछ अलग पढ़ना है क्या? ओके, सो अपना डिस्कशन ऐसे चल रहा था कि जनरली सेक्शन एक हेडिंग होता है। जैसे मैंने सेक्शन 17 बोला फ्रॉड का हेडिंग रहेगा, तो सेक्शन 17 का सबसेक्शन 1 हो गया, सबसेक्शन 2 हो गया, सबसेक्शन 3 हो गया, ये सब किसके बारे में बात करते हैं, वो फ्रॉड के ही बारे में बात करेंगे। ऐसे होगा क्या, सबसेक्शन 1 फ्रॉड के बारे में बात कर रहा है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 मिसरिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर, ऐसे तो नहीं होगा। ओके, बट जब डेफिनेशन का सेक्शन आता है, जैसे डेफिनेशन का कौन सा सेक्शन होता है जनरली, सेक्शन 2 ऑफ जनरली एनी एक्ट, इसमें ही सब डेफिनेशंस होते हैं। तो मेरे को एक बात बोलो, जो 2(1) में मतलब सेक्शन 2 तुम्हारे हिसाब से सबसेक्शन 1 में जो डेफिनेशन दिया हुआ है और 2(10) में जो डेफिनेशन दिया हुआ है, ये इंटर रिलेटेड है या अलग अलग है? अपने अपने अलग अलग है। तो लॉ ने एक रूल बनाया हुआ है जो तुम्हें फाउंडेशन पे बताया ही नहीं जाता, जो बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये चीज़ को वैसे पढ़ते हैं। सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज 2, जब ये इंटर रिलेटेड चीज़ें हो, मतलब सेक्शन 25 में इंटर रिलेटेड चीज़ें रहेगी तभी पढ़ेंगे। बट सेक्शन 2 की इंटर रिलेटेड चीज़ें होती है कि एक दूसरे के साथ नहीं, तो जब इंटर रिलेटेड होते नहीं है डायरेक्टली इसको पढ़ना कैसे है, सेक्शन 1 2
क्लॉज 1 इसे पढ़ते हैं। अगर तुम गौर से देखोगे, अभी कभी मॉड्यूल खोलोगे तुम्हारा फिर से सीए फाउंडेशन का, और कभी इसे रिटन रहेगा ना, तो पढ़ देखना, डेफिनेशन के वक्त वो कभी सबसेक्शन नहीं बोलते हैं, वो हमेशा क्लॉज बोलते हैं। क्यों क्लॉज बोलते हैं इसको? क्योंकि ये इंटर रिलेटेड नहीं है। जब सेक्शन में सब सेक्शंस एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं तभी उसको एज अ सबसेक्शन रीड करना है। बाकी डेफिनेशन के सेक्शन में ये जो नेक्स्ट नंबर आता है तुरंतली, इसको सबसेक्शन नहीं क्या रीड करने वाले अपन, क्लॉज रीड करेंगे। ये बहुत रेयरेस्ट पीपल बताते हैं एट फाउंडेशन लेवल, बट दिस इज बेसिक रीडिंग ऑफ लॉ। तो रीडिंग ऑफ लॉ गलत नहीं होना चाहिए। जब भी अपन को होल लॉ में डेफिनेशन का सेक्शन आएगा, अपन उसको क्या पढ़ेंगे हमेशा, सेक्शन 2 क्लॉज 1 क्लॉज 2 ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। इतना ठीक है? ओके। अभी थोड़ी बेसिक सी चीज़ें। एक्ट में सबसे स्टार्टिंग में ना एक प्रीएम्बल होता है। डू यू नो व्हाट इज़ अ प्रीएम्बल? था क्या तुम्हें फाउंडेशन में? कि जब भी एक्ट चालू, एक तुम सोचो कि फॉर एग्जांपल कोई नया एक्ट आया, मैं कंपनीज एक्ट की बात करती हूँ, कोई नई मूवी आती है तब तुम डायरेक्टली मूवी देखने जाते हो या पहले क्या देखते हो? ट्रेलर देखते हो, टीज़र देखते हो। इससे क्या होता है कि ट्रेलर देख के तुम्हें समझ जाता है कि भाई मेरे टाइप की मूवी है या नहीं। फॉर एग्जांपल किसी को हॉरर सहन नहीं होता है तो ट्रेलर देख के कैंसिल कर देता है कि नहीं जाना है। फॉर एग्जांपल किसी को कॉमेडी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो वो देखता है कि नहीं यार ये बहुत ही फालतू मूवी लग रही है, इसको नहीं जाते हैं। थ्रिलर देख के तुम्हें मज़ा आता है तो हाँ तुम एक्साइटेड हो जाते हो, ये मूवी तो मेरे को देखनी ही है। तो ऑब्वियसली एक्ट बहुत बड़ा होता है। तो जब एक्ट किसी को पढ़ना होता है वो पहले प्रीएम्बल पढ़ता है। प्रीएम्बल मतलब क्या? बेसिकली मैं इसको ट्रेलर ही बोल सकती हूँ। प्रीएम्बल कुछ नहीं होता है, तुम्हारा ट्रेलर होता है कि भाई आगे जाके तुम्हें पूरे एक्ट में हमने क्या परोस के रखा हुआ है, कि तुम्हें क्या मिलेगा। सो तुम्हें मैं एक काम करो कि तुम प्रीएम्बल पढ़ लो। तुम्हें अगर लग रहा है कि ये चीज़ मेरे काम की है तो आगे एक्ट पढ़ना, अगर नहीं लगा कि काम की नहीं है तो मत पढ़ना। तो जैसे कंपनीज एक्ट का तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताती हूँ, प्रीएम्बल क्या है, इतना ही प्रीएम्बल है उसका, टू अमेंड एंड कंसोलिडेट ऑल लॉज ऑफ कंपनी। ये पढ़ के तुम्हें क्या समझा कि भाई ये जो भी एक्ट है इसमें सिर्फ कंपनीज की बात होने वाली है। सो अगर तुम सोल प्रोप्राइटर हो, सोल प्रोप्राइटर मतलब पता है, सिंगल बंदा बिजनेस कर रहे हो, तो तुम इंटरेस्टेड रहोगे क्या ये चीज़ में? नहीं रहोगे। तो जैसे ही तुम लोगों ने प्रीएम्बल पढ़ा वैसे ही तुम वो चीज़ को छोड़ दोगे। तो प्रीएम्बल का ये मेन मोटो होता है। एकदम लेमैन में बोलूँ तो प्रीएम्बल मतलब क्या होता है, इट इज़ ट्रेलर, कि वो पढ़ लो 2-3 लाइन का मैक्सिमम होता है जिससे तुम्हें समझ जाएगा कि आगे पूरे एक्ट में किसके बारे में बात किया हुआ है। ओके, अभी अपन जा रहे, ये हो गए अपने बेसिक्स है। ओके, अभी अपन चैप्टर नंबर 1 आज चालू कर रहे हैं। तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 ऑफ इंटरमीडिएट लॉ किसके बारे में है? प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी का मीनिंग व्हाट इज प्रीलिमिनरी? अच्छा, वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, अकाउंट्स का दिमाग लगा दिया तुमने। ओके, बट प्रीलिमिनरी का बेसिक इंग्लिश टू हिंदी वर्जन मतलब ट्रांसलेशन क्या होता है, मीनिंग क्या है उसका? प्रीलिमिनरी इज़ बेसिक। प्रीलिमिनरी का मतलब क्या होता है कि बेसिक वाली चीज़ें। वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेसिक चीज़ खर्चे जो करते हो तुम कंपनी चालू करने के पहले, इसलिए उनको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर इज़ तुम्हारा बेसिक्स। ये बहुत रिलेटेड टू योर फाउंडेशन लेवल है। सो ज़्यादा कुछ नया नहीं मिलेगा बट एक पर्सपेक्टिव नया मिलेगा कि हमने तब वैसे सीखा था तो अच्छा ये ऐसे भी पढ़ सकते हैं, तो वो पर्सपेक्टिव मिलने का काम होगा। भाई प्रीलिमिनरी चैप्टर में इन्होंने सबसे पहली चीज़ बोली है, कोई भी एक्ट जब चालू होता है लॉ का, उसका सेक्शन 1 हमेशा किसका होता है? तो सेक्शन 1 में वो शॉर्ट टाइटल देते हैं, एक्सटेंड देते हैं, कमेंसमेंट देते हैं। अभी शॉर्ट टाइटल मतलब क्या? टोपन नाम। मतलब क्या कि एक अपन निकनेम जैसे बोलते हैं ना, या फिर नेम जैसे बोलते हैं ना, तो शॉर्ट टाइटल दिखने को तो दिख रहा है शॉर्ट टाइटल, बट इट वुड बी द कंप्लीट नेम ऑफ द एक्ट। तो कंपनीज एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या होगा रे बच्चों? व्हाट वुड बी द कंपनीज एक्ट का शॉर्ट टाइटल? उसका नाम ऑब्वियसली कंपनी एक्ट 2013, ये उसका शॉर्ट टाइटल हो गया। एक्सटेंट क्या होता है? बट एक्सटेंट में जोग्राफिकली आता है कि किधर किधर लगेगा भाई ये एक्ट। क्या लगता है तुम्हें, होल ऑफ इंडिया या होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर? क्यों एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर ने? हाँ, को कुछ तो क्या 370 आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता था अरे पहले? क्यों ऐसे, क्यों उनको अलग निकाला? डिस्प्यूटेड एरिया, पाकिस्तान बोल रहा है हमारा, इंडिया बोल रहा है हमारा, वो लोग बेचारे अलग सफ़र कर रहे, उधर दंगे हो रहे, फायरिंग हो रहा। तो उधर के स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला, कभी भी सेंट्रल एक्ट आएगा, सेंट्रल एक्ट मतलब क्या कि पूरे इंडिया को जो लगेगा,
तो वो हम पे डायरेक्टली लागू मत करना, हमको आके पहले पूछना, मतलब जो जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट है उनको जाके पहले पूछना, उन्होंने अगर अप्रूवल दिया तो ही वो स्टेट को अप्लाई होगा। तो पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब हम सीपीटी में थे तब उधर ऐसे था, इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। बट तुम लोग क्या पढ़ के आए, इट अप्लाइज टू व्हाट, होल ऑफ इंडिया। क्योंकि अभी आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया गया है, दैट इज़ अभी कोई भी अगर सेंट्रल एक्ट आता है तो वो डायरेक्टली बाय डिफ़ॉल्ट किसको अप्लाई करने वाला है, जम्मू एंड कश्मीर को अप्लाई करने ही वाला है। सो सेम तुम्हारा कंपनीज एक्ट भी किसको अप्लाई करता है बच्चों, होल ऑफ इंडिया को अप्लाई करता है। ओके, कमेंसमेंट, व्हाट इज़ कमेंसमेंट डेट, क्या लगता है तुम्हें, वो एक्ट कब चालू हुआ? बहुत बार ऐसे हो जाता है कि एक्ट बन के तैयार तो हो गया बट उसका कमेंसमेंट नहीं हुआ। कमेंसमेंट मतलब क्या कि कब तुम लोगों ने वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया। इफ़ यू रिमेंबर अपना कल डिस्कशन हुआ था कि प्रेसिडेंट साइन करता है एंड पब्लिक को पता चले इसके लिए उसको क्या किया जाता है, ऑफिशियल गैजेट में रिलीज़ किया जाता है। तो जब वो ऑफिशियल गैजेट में रिलीज़ हो जाएगा तब उसको कमेंसमेंट मानते हैं। यस, एंड नाउ एप्लीकेबिलिटी और एक्सटेंड में फ़र्क है। एक्सटेंड में जोग्राफिकल चीज़ आएगी कि इंडिया को लगेगा, किसको लगेगा, इतने ही एरिया को लगेगा। एप्लीकेबिलिटी मतलब क्या कि कौन से बॉडी, मतलब किस पे, जैसे अगर एलएलपी एक्ट बोलूँ तो वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पे लगने वाला है, पार्टनरशिप एक्ट बोलूँ तो पार्टनरशिप्स को लगने वाला है। वैसे ही कंपनीज एक्ट किसको लगता है बच्चों, कंपनी एंड बॉडी कॉरपोरेट। आई वांट डिफरेंस बिटवीन दिस टू। क्या लगता है तुम्हें कंपनी एंड बॉडी कॉरपोरेट का डिफरेंस? दोनों अपन जनरली एक दूसरे के साथ यूज़ करते हैं बट डिफरेंस है कुछ। ओके, हाँ, अच्छा, सो बॉडी कॉरपोरेट वाइडर टर्म आएगा तेरे हिसाब से और कंपनी उसमें का एक पार्ट है। एनी अदर ओपिनियन? अच्छा, ओके, नाइस, यस, और सेम ओपिनियन। ओके, एक चीज़ ये डिफरेंस 2 मिनट में देखते हैं। एक जो अप्लीकेबिलिटी कंपनीज एक्ट का था, उन्होंने क्या बोला, कंपनी को लगेगा और किसको लगेगा, बॉडी कॉरपोरेट को लगेगा। बट ये जो लोग हैं, ये लोग जो दिख रहे हैं तुम्हें, ये कंपनीज जो है इनको सिलेक्टिव एप्लीकेबिलिटी है। अभी ये कंपनी में कौन कौन आता है, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, बैंकिंग कंपनी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो गया, या कोई भी कंपनी जो आगे जाके कोई स्पेशल एक्ट में फॉर्म हो जाएगी। ये नाम देखे हुए तुम लोगों ने किधर, फाउंडेशन लेवल पे देखे थे। इंश्योरेंस कंपनी अलग से चलती है, बैंकिंग कंपनी के रेगुलेशंस अलग से चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के रेगुलेशंस अलग से चलते हैं। तो अभी क्यों ऐसे किया गया? सिलेक्टिव एप्लीकेबिलिटी मतलब क्या पता है क्या, व्हाट इज सिलेक्टिव एप्लीकेबिलिटी? एक एप्लीकेबिलिटी होता है कि इनको लागू रहेगा, सिलेक्टिव एप्लीकेबिलिटी मतलब क्या? अभी मैं ना एक तुम्हें एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, उसकी शादी हो गई है, तो उसकी घर पे बीवी है और उसकी बाहर गर्लफ्रेंड भी है। सो एक बाहर वाली है, एक घर वाली है। मुझे एक बात बोलो, घर वाली कुछ बोल रही है और बाहर वाली कुछ नहीं बोल रही है, तो वो सुनेगा किसका? घर वाली का। घर वाली कुछ बोल रही है तो वो सुन लेगा क्योंकि बाहर वाली कुछ बोल ही नहीं रही है। बाहर वाली कुछ बोल रही है, घर वाली कुछ नहीं बोल रही है, सुनेगा किसका? जो बोल रहा है उसका सुनेगा। अभी दोनों कुछ सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, और दोनों की चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। मतलब घर वाली उसको एक चीज़ करने को बोल रही है, बाहर वाली कुछ दूसरी चीज़ करने को बोल रही है, वो सुनेगा किसका? घर वाली का। ठीक है, लड़कों को कितना भी लगे बाहर वाली का, बट आंसर शुड भी घर वाली का। ओके, यस। सो सेम चीज़ इधर हो रही है। ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, इनके घर वाले हैं। घर वाली मतलब को इनके खुद के एक्ट्स, स्पेशल एक्ट्स है, और इनके लिए बाहर वाला कौन हो गया? कंपनीज एक्ट हो गया। अगर घर वाले मतलब ये जो स्पेशल एक्ट्स है ये कुछ नहीं बोल रहे तो वो सुनेगा किसका? कंपनीज एक्ट का सुन लेगा। अगर कंपनीज एक्ट कुछ बोल रहा है और घर वाले कुछ नहीं बोल रहे तो सुनेगा किसका? सॉरी, घर वाले कुछ बोल रहे हैं, बाहर वाले दैट इज कंपनीज एक्ट कुछ नहीं बोल रहा है तो ये स्पेशल एक्ट का सुन लेगा। बट अगर दोनों कुछ बोल रहे हैं और कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है तो किसका सुनेगा? स्पेशल एक्ट्स का सुनेगा। इसलिए उन्होंने इधर बोला हुआ है सिलेक्टिव एप्लीकेबिलिटी। सिलेक्टिव मतलब क्या? जब तुम्हारी घरवाली कुछ नहीं बोलेगी, दैट इज ये एक्ट्स कुछ नहीं बोलेगे, तब हमारे पास आ जाना, ऐसे कंपनीज एक्ट बोलता है। बट अगर वो स्पेसिफिक एक्ट ने कुछ बोल दिया तो फिर किसके पास जाओगे तुम? फिर घरवाले के पास ही, दैट इज स्पेसिफिक एक्ट्स के पास ही जाओगे। इतना समझा है क्या?
इसमें कैसे होता है पता है क्या, ऐसी तरीके से याद रखा ना तो तुम भूलोगे नहीं कभी, मतलब तुम्हें याद नहीं रखना पड़ेगा इसमें कौन बोलेगा इसमें कौन बोलेगा, तुम लोगों ने बस घर वाली बाहर वाली इतना भी याद कर लिया ना तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। यस अभी अपन आगे बात कर रहे थे कि तुम्हारा कंपनीज एक्ट एंड बॉडी कॉर्पोरेट का डिफरेंस क्या है। सो लेट्स सी, तुम लोगों से काफ़ी हद तक राइट आंसर आ गया है। अपन एक्ट के हिसाब से देखते हैं कि एक्ट ने क्या बोला हुआ है। पहली बात, दोनों के डेफिनेशंस किस में है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20, एम आई राइट? फिर क्या होना चाहिए, सेक्शन 2 क्लॉज 20 एंड सेक्शन 2 क्लॉज 11। तुम्हें एक चीज़ पता है क्या, ये जो डेफिनेशन का सेक्शन होता है ना, इसमें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड होती है चीज़ें, मतलब ए वाले क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्लॉज 3 में आ जाएंगे, फिर बी वाले स्टार्ट हो गए, सी वाले स्टार्ट हो गए। सो अगर तुम कंपनी का याद रखते हो, मैंने तुम्हें बोल दिया कंपनी का सेक्शन 2 क्लॉज 20 में आता है, तो एटलीस्ट तुम गेस कर सकते हो क्या बॉडी कॉर्पोरेट ऊपर आएगा या नीचे आएगा। तुम इतना तो बोल सकते हो कि हाँ बाबा सी के पहले बॉडी कॉर्पोरेट का बी आएगा, तो ये 2 बीस के तो एटलीस्ट ऊपर ही रहने वाला है। सो इतना थोड़ा सा लर्निंग के लिए बेटर हो जाता है, उतना टेक्निकली ध्यान में रखना। अभी कंपनी का डेफिनेशन क्या बोला हुआ है, कंपनी मीन्स बोला हुआ है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस एक्ट। प्रीवियस एक्ट मतलब कौन से रहे, अच्छा 2013 के पहले कौन सा था, 1956, और उसके पहले वो नहीं पता, उसके पहले 1913 था। सो सबसे पहले 1913 में आया था, फिर 1956 में आया, और फिर से 100 साल बाद दैट इज़ 2013 में ये चीज़ आ गई है। यस तो इन्होंने क्या बोला, कंपनी मतलब क्या, जो कंपनीज एक्ट में या 1956 में या 1913 में जो एज अ कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इनकॉर्पोरेट मतलब क्या, उसका जन्म ही बेसिकली इधर हुआ है। इधर क्या बोला हुआ है, प्रॉपरली ध्यान देना, इधर मीन्स बोला हुआ है। मीन्स का मतलब इतना ही आता है या और कुछ भी आ सकता है। अगर मैं बोलती हूँ यू कैन कैरी ड्रिंक्स विथ यू इन द क्लास, ड्रिंक्स मीन्स वाटर, मीन्स बोला वाटर तो तुम जूस रेड बुल ये कैरी कर सकते हो या सिर्फ पानी, ओके। अगर मैं बोलती हूँ यू कैन कैरी ड्रिंक्स विथ यू, ड्रिंक्स इंक्लूड वाटर जूस एक्सेट्रा, इंक्लूड्स में और एक्सेट्रा जब लगा दिया मैंने, मतलब क्या हो गया, वाइड डेफिनेशन हो गया। अभी तुम दारू लेके आओगे, ये चलेगा क्या? यस तो बेसिकली एक्सेट्रा इज दैट कि उसकी ही पेरीफेरी में, ऐसे तुम दारू पी रही नहीं ऑब्वियसली, जूस लेके आ जाओ, कोल्ड ड्रिंक लेके आ जाओ, उतना चल जाएगा। सो इंक्लूड्स में है ना इंक्लूसिव डेफिनेशन होता है। बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन अगर तुम देखोगे इट इज़ इंक्लूसिव, इसको इंक्लूसिव बोला जाता है। इंक्लूसिव मतलब क्या, उसकी जैसी दूसरी और चीज़ें, उसकी जैसी, हाँ ये दारू नहीं आएगा इसमें, उसकी जैसी दूसरी चीज़ें ला सकते हो। मीन्स में उसकी जैसी दूसरी चीज़ें ला सकते हो क्या, मतलब अगर तुम्हें कल जाके लगा अरे ये जो LLP है ना ये तो सेम कंपनी जैसा ही है, लिमिटेड तुम्हारा लायबिलिटी लिमिटेड है, सेम चीज़ें है, तो अपन कंपनी में ही LLP को डाल देते हैं, ऐसे कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते हो, बिकॉज इधर डेफिनेशन में मीन्स वर्ड यूज़ किया हुआ है। मीन्स जब यूज़ किया जाता है इसको एग्जॉस्टिव डेफिनेशन बोला जाता है। एग्जॉस्टिव का मीनिंग क्या है, जितना बोला उतना ही करना है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है कि तुम लोगों को लगाना ही नहीं है। बट जब इंक्लूड्स वर्ड यूज़ किया जाता है इसको इंक्लूसिव बोला जाता है। इसमें तुम एक्स्ट्रा दिमाग लगा सकते हो क्या, यस, बट उतने पेरीफेरी में ही लगाना, एक्स्ट्रा मतलब बियॉन्ड दैट चीज़ जाके लगाना मत। लेट्स सी बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन क्या बोलता है, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अभी इंक्लूड्स बोल दिया, अभी एक चीज़ समझो, बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी तो आता है, कंपनी तो आएगा ही आएगा, प्लस और क्या इंक्लूड कर दिया इन लोगों ने, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। फॉरेन कंपनी बोलूँ मतलब मैं इसको, पक्का पक्का नहीं, हाँ नहीं क्या, कल ही अपन ने फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन देखा था, क्या था फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड, ऐसे इधर कुछ बोला है नहीं, मतलब कोई कंपनी सिर्फ बाहर इनकॉर्पोरेटेड है बट इंडिया में बिजनेस नहीं कर रही है, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट हो जाएगी क्या? क्या बोला मैंने, कोई कंपनी बाहर इनकॉर्पोरेटेड है और इंडिया में बिजनेस नहीं कर रही है, ये फॉरेन कंपनी है? मैंने फिर से मैं रिपीट करती हूँ, शांति से सुनो, कोई कंपनी बाहर इनकॉर्पोरेटेड है बट इंडिया में बिजनेस नहीं कर रही है, इज इट अ फॉरेन कंपनी? ओके, कोई कंपनी बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, इंडिया में बिजनेस नहीं कर रही है, इज इट अ बॉडी कॉर्पोरेट? समझा है डिफरेंस बेसिक वाला? छोटी छोटी चीज़ें ये समझनी चाहिए, ये MCQ में अपनी इंस्टीट्यूट इसको पकड़ती है। ओके, सो अगर मैं एक बात बोलूँ,
कंपनी ब्रॉडर डेफिनेशन है या बॉडी कॉर्पोरेट ब्रॉडर डेफिनेशन है? श्योर, यस, बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी तो आता ही है, प्लस इसके साथ क्या आ जाती है, जो कंपनीज आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट भी हुई है। कंपनी का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 2 क्लॉज 20, और बॉडी कॉर्पोरेट का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 2 क्लॉज 11। ऑब्वियसली पेपर में सिर्फ सेक्शन 2 लिखा होगा तो काम नहीं चलेगा, ये अपने फाउंडेशन तक ठीक था कि सबका सेक्शन 2 ही है, बट इंटर में तुम्हें काफ़ी प्रिसाइज होना पड़ता है, सो तुम्हारा क्लॉजेस भी याद होने चाहिए। ओके, अभी इन्होंने आगे थोड़ी सी और एक स्पेसिफिक बात कर दी। इन्होंने क्या बोल दिया बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन ने? इन एनी केस बॉडी कॉर्पोरेट डज नॉट इंक्लूड, कुछ इंक्लूड नहीं होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी? कुछ एग्जांपल दे सकते हो? शायद 12वीं की इसमें होगा ना, शायद तुम्हें ओसी में वगैरह होगा। ओके, व्हाट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी? फैंस लगाने तो लगा लो, गर्म हो रहा है पीछे, फैंस लगा लो इधर से, तो लगाओ क्या मैं? Yes, what is a cooperative society? किसको सर्विस प्रोवाइड करेंगे? पब्लिक को? ओसी दिया है ना तुम लोगों ने 12वीं में, पक्का या भूल गए? ओके चलो, गोकुल धाम सोसाइटी पता है? ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। मुझे एक बात बोलो, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म क्यों की जाती है? व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ फॉर्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी? ओके, तो वर्किंग कैसे होता है? जैसे मैं बात करूँ तो गोकुलधाम सोसाइटी में कौन कौन है? जेठालाल हो गया, बबीता जी हो गए, पोपटलाल हो गया, भिड़े हो गया, अय्यर हो गया, अब्दुल हो गया, ये सब लोगों के जो भी घर है उधर, फॉर एग्जांपल अब्दुल का तो घर नहीं है, बाकी लोगों के जो भी घर है, इनको होता कैसे है, इनको इसका सर्टिफिकेट मिलता है। तो जनरली कोऑपरेटिव सोसाइटी का वर्किंग कैसे होता है, इनके पास ओनरशिप तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के ही नाम पे रहेगा। इनको एक बस मतलब रजिस्टर्ड ओनर पूछूं मैं अगर बिल्डिंग का कौन है, तो गोकुलधाम कोऑपरेटिव सोसाइटी ही रहेगी, बट बेनिफिशियल ओनर्स कौन है, तो इसके ये लोग रहेंगे, मतलब ये पोपटलाल वगैरह हो गए। तो इनको डिनोट कैसे किया जाएगा? तो इनके पास सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप आ जाएगा कि बाबा तुम ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हो, तुम ये सर्टिफिकेट ले लो। तो अभी जब घर बेचा जाएगा, पैसा किसको मिलेगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलना चाहिए या किसको मिलना चाहिए? ओनर को। मतलब फॉर एग्जांपल जेठालाल ने उसका घर बेच दिया तो जेठालाल को ही पैसा मिलेगा। एक्चुअली ऑन पेपर चेक करोगे ना तो उसका ओनर कौन होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी इसके बाद क्या कर देती है? एक सर्टिफिकेट इशू कर देती है। किसके नाम पे इशू करेगी? वो मेंबर के नाम पे। तो वो मेंबर उसका बेनिफिशियल ओनर हो जाता है। तो उससे जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं, फिर रेंट हो गया, उसमें रहना हो गया, घर को बिकना हो गया, ये काम ये किसको मिलेगा? वो बेनिफिशियल ओनर को ही मिलेगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे किसने बोला अभी, क्यों फॉर्म होती है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जनरली मेंबर्स के बेनिफिट के लिए, उसकी जो भी सर्विस होती है मेंबर्स को ही दी जाती है। तो बॉडी कॉर्पोरेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है क्या? बॉडी कॉर्पोरेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आती। और उन्होंने आगे कुछ बोला हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आगे जाके किसी दूसरे को स्पेसिफाई कर देगी तो वो भी बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आएगा। ये पावर देना ज़रूरी है क्या रे सेंट्रल गवर्नमेंट को? क्यों? जल्दी अमेंड कर सकते हैं। ये उन्होंने क्या कर दिया? एक ओपन पावर दे दिया। उनको पता है कि शायद आगे जाके गवर्नमेंट के दिमाग में कुछ खटके तो सेंट्रल गवर्नमेंट कल जाके कुछ भी बोल सकती है कि चलो कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आएगी प्लस फॉरेन कंपनी भी नहीं आएगी। तो ये ओपन पावर दे के रखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तुम्हें जब ज़रूरत पड़ेगी ये पावर को यूज़ कर लेना और क्या करना, वो लोगों को भी तुम बॉडी कॉर्पोरेट से हटा सकते हो। अब तक किसी को हटाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने? अब तक तो किसी को नहीं हटाया हुआ है। सो इफ आई कंक्लूड आवर डिस्कशन, कंपनी का मीनिंग क्या होता है? कंपनी मीन्स बोला हुआ है, इसको कौन सा डेफिनेशन बोलते हैं? एग्जॉस्टिव डेफिनेशन बोलते हैं। कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ। एंड बॉडी कॉर्पोरेट का क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, क्या होता है उसमें? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बट इन एनी केस इज डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटी। और दूसरा तो सीजी का पावर है। दोनों के सेक्शंस याद है? कंपनी का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 2 क्लॉज 20। बॉडी कॉर्पोरेट का कौन सा है? सेक्शन 2 क्लॉज 11। समझा पक्का? कुछ क्वेश्चंस पूछूं? चलो आ जाओ। यस, वेदांता लिमिटेड, इज इट अ कंपनी? पक्का? इज इट अ बॉडी कॉर्पोरेट? नो वाला कोई भी नहीं है। एक चीज़ ध्यान में लो, जैसी ही
वो नाम कंपनी बनता है, वैसे ही वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या बन रहा है, बॉडी कॉर्पोरेट बन ही रहा है, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट में तो कंपनी आती है, प्लस एडिशनली क्या आ जाता है, तुम्हारी जो आउटसाइड इंडिया फॉर्म हुई कंपनी है। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट भी है, श्योर। ओके, फेसबुक LLC, एक सेकेंड, LLC मतलब क्या, मतलब इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है क्या, फिर किधर, आउटसाइड है कि USA का कंपनी है। ओके, फेसबुक LLC कंपनी है क्या, पक्का, कंपनी नहीं तो बॉडी कॉर्पोरेट भी नहीं होगा ना, फिर इज इट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यस, फेसबुक USA में हुई थी फॉर एग्जांपल, तो वो इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड, तो कंपनी नहीं है बट बॉडी कॉर्पोरेट है क्या, यस इट इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट। इंस्टा LLC कंपनी है, नहीं, बॉडी कॉर्पोरेट है, यस। नाइस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। इंडियन सब्सिडरी ऑफ फेसबुक, अच्छे से सोचो, इंडियन सब्सिडरी ऑफ फेसबुक, एक सेकेंड, इंडियन सब्सिडरी है मतलब इंडिया में इनकॉर्पोरेट करना पड़ा होगा, तो जैसे ही इंडिया में इनकॉर्पोरेट हो गई कंपनीज एक्ट में, कंपनी बन गया, यस। बॉडी कॉर्पोरेट है कंपनी बन गया तो फिर विषय ही नहीं, फिर तो बॉडी कॉर्पोरेट भी हो गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी है, नहीं, विषय ही नहीं कंपनी में आने का, बॉडी कॉर्पोरेट ने उसको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया हुआ है, तो ये भी नहीं है। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर, डन, पक्का। ऐसे ही अपन अप्रोच करते हैं हर एक कॉन्सेप्ट को। व्हाट वी डू इज अपन डिस्कस करते हैं, तुम्हारे दिमाग में क्या है वो सब बताओ। इससे होता क्या पता है क्या, मिसकॉन्सेप्शंस क्लियर हो जाते हैं, अरे ये तो मेरे को पता ही नहीं था। मैं डायरेक्टली बोलना जब चालू करती हूँ ना, कोई भी लॉ का फैकल्टी जब डायरेक्टली बोलना चालू करते हैं ना, अपन ना अपने ब्रेन पे जोर ही नहीं देते कि मेरे को कितना पता है, एटलीस्ट याद तो करो तुम आज तक क्या सीखे हो। इससे एक फ़ायदा होगा, अगर पता है तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, अगर पता नहीं है, गलत पता है, तो मिसकंसेप्शन हट तो जाएगा। डिस्कशन करने के बाद अपन क्या करते हैं, फिर एक्ट में क्या बोला हुआ ये डिस्कस करेंगे, फिर तुरंत मैं तुम्हें वर्चुअली दिखा देती हूँ कि देखो भाई तुम्हारे आंखों के सामने ये है, अपन रिवाइज करेंगे, तुरंत उसका क्वेश्चन करेंगे। डू यू थिंक कि इतना करने के बाद फिर भी लॉ डिफिकल्ट जाएगा? इतना करने के बाद वो ऑब्वियसली दिमाग में सेट ही हो जाता है, कल सुबह जब आएंगे अपन फिर से इसको रिवाइज करेंगे। सो दिस इज़ द एक्चुअल अप्रोच जैसे लॉ किया जाना चाहिए। ओके, चलो अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं। प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन, कल इसके बारे में बात हुई थी बट इसका सेक्शन मेरे को नहीं पता यार, किस कोई हेल्प कर सकता है क्या? सेक्शन 2, अरे वाह, इंस्टेंट इम्प्रूवमेंट। सेक्शन 2 क्लॉज या सबसेक्शन क्लॉज 68। ओके, प्राइवेट कंपनी, इसको ही क्या बोला जाता है और एक नाम क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्यों ये नाम पड़ा क्लोजली हेल्ड कंपनी? ओके ओके, एक लिमिट पे रेस्ट्रिक्शन है, और क्लोजली हेल्ड मतलब क्या? पास वाले लोग, वैसे वाले। प्राइवेट कंपनी में पास वाले लोग ही जनरली चालू करते हैं, फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए, जाने पहचाने लोग चालू करते हैं। ऐसे नहीं कि मैंने एब्रप्टली मैंने ले लिया, मैंने हर्षराज को ले लिया, मैंने निशांत को ले लिया। वैसे एब्रप्टली किसको भी नहीं लेती हूँ, मेरे जो पहचान के लोग हैं मैं उनको ही जनरली इन्वॉल्व करती हूँ। इसलिए प्राइवेट कंपनी का दूसरा नाम क्या है? क्लोजली हेल्ड कंपनी। ये चीज़ अपन ने कल ही देख ली है। प्राइवेट कंपनी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ चीज़ें डाल सकता है, उसमें वो क्या करता है जनरली, रेस्ट्रिक्ट कर लेता है किस चीज़ को? ट्रांसफ़र ऑफ शेयर को। प्रोहिबिट करता है किस चीज़ को? इनविटेशन फ्रॉम पब्लिक को। और नंबर को कितने पे लिमिट करता है? 200 पे। अभी कल एक बंदे ने अपन को डेफिनेशन बोली थी, वो 200 के नंबर का अपना प्रॉपर डिस्कशन नहीं हुआ था। 200 के नंबर में कौन कौन नहीं आता है? चलो इन जनरली आंसर दो। यस, पहला तो आती ही नहीं क्या जॉइंट होल्डर्स? अच्छा, सिंगल वगैरह। तो 5 लोग मिलके एक शेयर ले रहे, 5 लोग मिलके 2 शेयर्स ले रहे। पांच लोग मिलके 2 शेयर्स ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, वॉट एवर योर आंसर इज। एक चीज़ क्लियर है कि जॉइंट शेयर होल्डर को एक ही कंसिडर करना है। सो आई विल कीप इट सिंपल फॉर यू। चलो डेट हुई है तो थोड़ा सिंपल रखते हैं अपन कि तुम 5 लोगों ने मिलके एक शेयर खरीदा, 5 मेंबर्स गिनोगे या एक ही मेंबर गिनोगे? ये अच्छी बात है या ये बुरी बात है? मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्राइवेट कंपनी उसके लिए ये बेनिफिशियल है या नहीं? सो फॉर एग्जाम्पल मेरे को 1000 लोग चाहिए मेरी कंपनी में और मेरे को प्राइवेट कंपनी ही फॉर्म करनी है, मैं क्या कर सकती हूँ?
मैं जॉइंट शेयर होल्डर्स बना दूंगी कि मेरे को दिमाग ये सबका चाहिए, बट अभी मैं 200 के ऊपर तो ऑब्वियसली नहीं जा सकती, तो मैं क्या बोलूँगी, पाँच के ग्रुप फॉर्म करो, पाँच लोग मिलके एक ही शेयर ओन करो। बट उन्होंने भी अग्री करना चाहिए, क्योंकि उनका स्टेक फिर वैसे हो जाता है ना। उन्होंने अग्री कर दिया तो ये कर सकते। इसमें फ़ायदा क्या होगा, मैं ज़्यादा लोगों को ला सकती हूँ और 200 के ही लिमिट में उनको बिठा सकती हूँ। ओके, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कुछ एम्प्लॉयज़ वाला था, कुछ एक्स वेक्स कुछ बोल रहे थे तुम लोग, बोलो चलो क्या बोल रहे थे कल। तुम ये बोल रहे हो कि कौन इंक्लूड नहीं होते हैं। हाँ यस, चलो एक्स एम्प्लॉयज़ इंक्लूड नहीं होते, करंट एम्प्लॉयज़ का क्या, वो भी नहीं होते, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ का क्या, ये तो हमें ये नहीं बताया हुआ हमें फाउंडेशन में, है ना। ये दो ही क्वेश्चन, यही पता था बस। अगर मैंने किसी का अपॉइंटमेंट करके रख दिया अभी, उसने अब तक ज्वाइनिंग नहीं किया तो क्या, आपको जो करना है कर लो, ये हमें नहीं सिखाया हुआ। यस बोलो बोलो बोलो। एक चीज़ क्लियर है कि एम्प्लॉयज़, करंट एम्प्लॉयज़ को नहीं लेना है, एक्स एम्प्लॉयज़ इन द सेंस, समझाओ तुम मुझे, मतलब उसने कंपनी छोड़ दी है, शेयर्स उसको कब मिले थे, कंपनी छोड़ने के बाद। तो मैं एक सिंपल चीज़ बोलूँ कि जिसको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट शेयर्स मिले हुए हैं उसको नहीं गिनना है। ये चीज़ बोलनी ही गलत है कि करंट एम्प्लॉयज़ को मत लो, एक्स एम्प्लॉयज़ को मत लो। ये तुम्हें सिंप्लीफाई करने के लिए सिखाई जाती है फाउंडेशन लेवल पे। इसको बोलना कैसे है, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट में जिसको भी शेयर मिले हैं उसको गिनना ही नहीं है। तो मैं अगर ऐसे बात बोलती हूँ कि कोई बंदे का रिक्रूटमेंट हो गया है, उसकी एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट नहीं हुई है और रिक्रूटमेंट के बाद ही मैंने उसको शेयर्स दे दिए, तो उसको गिनेंगे या नहीं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अपन ने कंक्लूजन क्या निकाला हुआ है बच्चों, कि मैं इधर लिखती हूँ, थोड़ा आंखों के सामने रहेगा तो कन्फ्यूजन कम होगा। ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट जिनको शेयर्स मिले हैं, ये लोगों को एक्सक्लूड करना है, ठीक है। अभी मेरा क्वेश्चन है क्या, मैंने क्या पूछा कि बंदे को रिक्रूट कर लिया तुम लोगों ने, मतलब उसका सिलेक्शन हो गया, उसका एम्प्लॉयमेंट अब तक पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ है, उसको बोला तू सिलेक्टेड है तो 6 महीने बाद चालू करना, अभी हमारे पास वैकेंसी नहीं, 6 महीने बाद तेरा ज्वाइनिंग डेट रहेगा। जैसे ही रिक्रूटमेंट हो गया उसको अपन ने शेयर्स अलॉट कर दिए, भी दे दिए उसको शेयर्स। मुझे एक बात बोलो, ये जो है इसको एक्सक्लूड करना है या नहीं करना है? ओके, एक्सक्लूड करना है या नहीं, ऐसे पूछा मैंने, एक्सक्लूड करना है या नहीं, मतलब तुम्हारा ऐसे बोलना है कि इसको इंक्लूड करो इन मेंबर। ओके, अभी अपन एनालिसिस करते हैं, ये बंदे को ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट शेयर्स मिले हैं या नहीं, नहीं, तो इसको ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट अगर शेयर्स ही नहीं मिले तो इसका एक्सक्लूजन का कुछ विषय आया क्या? तो ये मेंबर्स में इंक्लूड हो जाएगा क्या? यस, ये मेंबर्स में इंक्लूड होगा। ये प्रिलिमिनरी चैप्टर है ना, तुम लोगों ने देखी हुई चीज़ें ही है, जैसे तुम लोगों ने ये डेफिनेशन देखा था, बट आई डोंट थिंक इतने डेफ में वो फाउंडेशन लेवल पे था। फाउंडेशन में उतनी चीज़ें सिखा के काम हो जाता था। इंटर में रिपीट कर रहे हैं चैप्टर, तो ऑब्वियसली फाउंडेशन के लेवल पे रिपीट नहीं कर रहे, चीज़ें सेम है, बट इंटेलेक्चुअल लेवल थोड़ा ऊपर लेके गए हैं इस चीज़ का। सो अगर मैं तुम्हारे सामने एक चीज़ रखती हूँ, सेक्शन 2 क्लॉज कौन सा था प्राइवेट कंपनी का? 68 बोलता है कि भाई तुम लोग ये 3 चीज़ें तो फॉलो करोगे, 200 के लिमिट में 2 लोगों को नहीं गिनोगे। नहीं गिनोगे मतलब क्या? जॉइंट होल्डर्स को एक ही गिनना है, और ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट जिन भी लोगों को शेयर्स मिले हुए हैं उनको एज अ मेंबर गिनना है क्या? नहीं गिनना है। पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन पता है, विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, तो इसमें तो कुछ वो बात ही नहीं आज से चलन करने जैसी। इसका सेक्शन कोई हेल्प कर सकता है क्या? 71 देखो, अभी तुम ऑब्जर्व कर लो कि डेफिनेशन में प्राइवेट पी, तो पी दोनों पीपी वाले ही है। अभी पहले आर आता है या पहले यू आता है? आर आता है, तो ऑब्वियसली ये प्राइवेट का डेफिनेशन पहले निकल गया 268 में, और पब्लिक का यू वाला डेफिनेशन थोड़ा बाद में आया है। इसके बीच में दूसरे कुछ डेफिनेशंस है, वो अपन आगे देखेंगे। अभी तुम्हें एक चीज़ मुझे बतानी है, क्यों पब्लिक मतलब प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के डिफरेंसेस क्या है? वाई एनीवन वुड चूज़ कि पब्लिक या प्राइवेट? क्या दिमाग में चीज़ें रखती हो तुम लोग? यस, एक नंबर ऑफ मेंबर्स, कि मेरे को अगर ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना है और वो 200 में फिट नहीं हो रहे तो मैं पब्लिक के लिए जाऊँगी। यस आप? हाँ, अगर मेरे को पब्लिक से पैसा लेना है और मेरे को परमिशन का झंझट ही नहीं रखना है कि भाई मैं इसको पूछूं उसको पूछूं, मेरे को डायरेक्टली मेरा रिलायंस का शेयर, अभी जो स्टॉक मार्केट में थोड़ा इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो, कोई करता है डीलिंग इन स्टॉक मार्केट? नो वन।
ओके ठीक है, या फिर देखते होगे तो जनरली रिलायंस का शेयर्स बेचना है तो पूछना पड़ता है क्या किसी को? डायरेक्टली अपस्टॉक्स पे ऑर्डर लगा दो, जीरोधा पे ऑर्डर लगा दो, काम हो गया। तो ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है। आपका कुछ पॉइंट? फ्रीली ट्रांसफरेबल और पब्लिक से सब्सक्रिप्शन। जनरली एक चीज़ ध्यान में लो, पब्लिक कंपनी जो होती है ना, इसको कंप्लायंस बहुत होता है। कंप्लायंस मतलब कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस। कंपनीज एक्ट में बहुत जगह पे बोल के रखा है तुझे ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये भी। वो ऐसे होता है ना, क्लास में नॉटी बच्चा होता है तो टीचर भी बहुत उसको पकड़ के रखता है कि उसने थोड़ा भी इधर का उधर कर दिया ना तो भी बेचारा तुरंत पकड़ा जाता है। फिर सज्जन वाला बंदा कितना भी कुछ कर ले जल्दी पकड़ा नहीं जाता है। तो क्यों ऐसे होता है? क्योंकि वो नॉटी वाला बच्चा है ना, ज़्यादा लोगों को तंग कर सकता है, तो वो एक बंदे की वजह से क्या हो जाएगा, ज़्यादा लोगों का नुकसान हो जाएगा। सेम चीज़ कंपनी एक्ट बोलता है कि पब्लिक कंपनी में क्या हो जाता है, तुम्हारी इतनी सी गलती किसको भारी पड़ती है? पब्लिक को भारी पड़ती है। इसके लिए इन पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस डाले हुए हैं। वही प्राइवेट कंपनी को डूबोगे तो किसको लगे डूबोगे? खुद का खुद ही डूब जाओगे, मतलब तुम्हारे लोग ही डूबोगे, तो इतना टेंशन नहीं है। इसलिए प्राइवेट पब्लिक कंपनी पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है। तो जो लोग ऐसे होते हैं ना कि भाई हम कंपनी सेक्रेटरी, तुम लोगों ने सुना होगा कंपनी सेक्रेटरी काम क्या होता है कि ये कंप्लायंस बताने का कंपनी को। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम बंदा स्पेसिफिकली रखे कंपनी सेक्रेटरी की, वो हमें बताए क्या क्या कंप्लायंस है, वो जनरली प्राइवेट कंपनी ही फॉर्म करते हैं कि अपन अपना धीरे धीरे करेंगे, ज़्यादा कंप्लायंस करेंगे नहीं। मुझे एक बात बोलो, तो ऐसे कर सकती है क्या रिलायंस कंपनी? अभी रिलायंस पब्लिक है या प्राइवेट है? कौन सी पब्लिक कंपनी है। अभी रिलायंस को ना कंटाला आ गया यार, साला क्या है ये, इतने कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। तो रिलायंस ने उसका एक सब्सिडरी फॉर्म कर दिया। सब्सिडरी का मीनिंग पता है? व्हाट इज़ अ सब्सिडरी? मोर देन 50%, मतलब बेसिकली बाप और बेटा, मैं ऐसी बात कर लेती हूँ, ठीक है। तो रिलायंस हो गए पप्पा, उनका बेटा हो गया उनकी कोई सब्सिडरी। अभी सब्सिडरी उसने सोचा कि साला अपन पब्लिक कंपनी है, इतने कंप्लायंसेस करने पड़ ले, तो मैं ना एक रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड चालू कर देता हूँ मेरी सब्सिडरी, तो बेस्ट हो गया है ना ये। तो रिलायंस करेगा क्या? रिलायंस लिमिटेड पब्लिक में तो कोई मेन धंधा दिखाएगा ही नहीं, प्राइवेट में ही जो धंधा दिखाना है वो दिखा देगा। मेन पब्लिक कंपनी में ज़्यादा शेयर होल्डर्स रखे हुए हैं, मेन पब्लिक कंपनी में पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, शॉर्ट हो गया ना ये चीज़। हाँ, क्या इसको क्या एक वर्ड बोला जाता है? डीम्ड पब्लिक कंपनी। कोई भी पब्लिक कंपनी अगर उसका सब्सिडरी फॉर्म करती है तो उसको वो प्राइवेट रहे या पब्लिक रहे, अपन उसको क्या मान लेंगे? पब्लिक ही मानेंगे। डीम करना मतलब क्या? मान लेना। जो है हमें पता नहीं, तुम नाम कुछ भी रखो, हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि ये डीम्ड वैसे ही है। क्यों ऐसे रखा, इसका लॉजिक समझा क्या? क्योंकि कंपनीज ने क्या करना चालू कर दिया था, पब्लिक कंपनी में चालू की। भाई पब्लिक कंपनी चालू की तो कितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स रख सकते हो, पैसा बाहर से ले सकते हो, फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकते हो, और ये पैसा किधर यूज़ करना चालू कर दिया? उसके सब्सिडरी में जो प्राइवेट कंपनी है। तो इंटेंशन ही डिफेक्ट हो गया ना यार लॉ का। फिर लॉ ने एक बाद में आके चीज़ बोल दी कि रुको रुको, ऐसे नहीं चलेगा। आज से जो भी पब्लिक कंपनी उसकी सब्सिडरी बनाएगी, भले ही वो प्राइवेट रहे, अपन उसको क्या मान लेंगे? अपन उसको पब्लिक कंपनी मानने वाले हैं। सो ये अलग चीज़ उन्होंने आके बोल दी कि अगर सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, इवन इफ इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी, इट विल बी कंसिडर्ड एज, क्या कंसिडर कर लेंगे अपन इसको? पब्लिक कंपनी करके कंसिडर करेंगे। इसको क्या बोला जाता है? डीम्ड पब्लिक कंपनी बोला जाता है। ओके, अभी कुछ क्वेश्चंस समझा है इतना, यहाँ तक जितना किया है? कुछ क्वेश्चन करते हैं। यस, तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन है। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि एक थोड़ा सा नोटबुक में तुम निकालो। मैंने तुम लोगों को लोग दिए हुए हैं, उनके पास कितने शेयर्स है और मेंबर्स है, ऐसे ही क्वेश्चन था ना तुम एक। चलो देखते कौन राइट करता है। लेट्स सी।
करो करो आराम से। हेलो 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 हेलो। कितने लोगों का लॉ फेवरेट सब्जेक्ट है? मतलब फाउंडेशन में था, फाउंडेशन तक तो था, ओके, बाकी लोगों का क्या है? अभी है तो करना है, वैसे वाला बात है क्या? अभी है पोर्शन में तो करना ही पड़ेगा। जब तक सब लोग कर रहे हैं मैं 2 मिनट। कोई नया आया है जो कल नहीं था? एनीवन? अच्छा, आई विल पास दिस शीट। तो ये प्लीज़ इसमें नाम और नंबर लिखो। ये ना सुनो, मैं पास कर रही हूँ शीट, तो उसमें अगर तुम प्रेजेंट हो ना तो नाम के सामने टिक भी कर देना, तो सभी लोगों के थ्रू जाने दो। नहीं मतलब नया नाम है तो ऐड कर दो, अगर कल थे तो नाम के सामने टिक कर दो। चलो करें स्टार्ट? सबका हो गया? शुड आई वेट फॉर समवन? चलो, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स क्या क्या आए हैं? 200। एक सेकेंड, एक मिनट। अपन जनरली क्लास में क्या करते हैं पता है क्या? जितने आंसर्स आते हैं ना सब लिख लेते हैं, एंड वो तुम्हारे सामने भी रहता है ना कि चलो किसने क्या दिया है, एंड एंड में वी टिक की विच इज़ द राइट आंसर। 201 आया हुआ है मेरे पास, और 209, ओके, और 199, और बस। अरे वाह, 3 ही है। नहीं तो ऐसे वो डीटी के क्लास में देखेंगे अपन, डीटी के क्लास में तो ऐसे आंसर आते हैं कि हर एक बंदे का अलग आंसर। ओके चलो, पहला करूँ मैं स्टार्ट? पक्का किसी के लिए रुकना है? नॉर्मल शेयर होल्डर्स 189 है। नॉर्मल मतलब क्या कि एक 1 मेंबर 1 शेयर वाली चीज़ है। कितने मेंबर्स कंसिडर किए तुमने इनको तो 189 ही पकड़ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, 10 कपल्स है जिन्होंने जॉइंटली 20 शेयर्स होल्ड किए हुए हैं। तो मेंबर्स कितने कंसिडर करूं मैं? 10। कैसे 10 कंसिडर किया? अभी दो लोग मिलके एक शेयर कर रहा है, तो अभी 2 लोग तो नहीं गिनेंगे, इनको एक ही मेंबर गिनना है। तो 20 शेयर्स तो है, बट मेंबर्स कितने हो गए? 10 ही मेंबर्स हो गए। मिसेस ए एम्प्लॉई है अभी कंपनी की, और उसके पास 20 शेयर्स है। एक्सक्लूड मतलब इसको गिनू ही नहीं, अभी ऊपर का नंबर ये छोड़ के है, वो अलग वाले नंबर है, तो इसको डायरेक्टली 0 लिख दूँ मैं? तो अब तक तो मेरे को 199 तो राइट लग रहा है। लेट्स सी। मिस्टर बी एक्स एम्प्लॉई, ठीक है, ये एक्स एम्प्लॉय वगैरह जो भी वो छोड़ो, अपन देखते हैं इसने शेयर्स कब लिए थे रे? 1/10/2022 को, और एम्प्लॉयमेंट कब छोड़ी थी उसने? 12/12/2022 को। मतलब जब एम्प्लॉयमेंट में था, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट शेयर्स मिले हैं क्या? यस। तो इसको गिनना है या नहीं गिनना है? नहीं गिनना है, तो ये 10 का भी 0 कर दूं मैं? ओके, लास्ट मिस्टर सी परचेज किया था 15/7/2022 को, और एम्प्लॉयमेंट खत्म हुई थी 10/8/2021 को। मतलब एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद उसने शेयर्स परचेज किए हैं, तो इसको इंक्लूड करना है या नहीं? इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। कितना इंक्लूड करो इसको? 10। तो कितने मेंबर्स हो गए? क्या गड़बड़ हुई इसमें बोलो? उसमें एक गड़बड़ है, इसमें एक गड़बड़ है। राइट आंसर किया बट एक सिली मिस्टेक कर दी। मुझे एक बात बोलो, मिस्टर सी को इंक्लूड करना है या नहीं? इतने कंफ्यूज मत हो, तुम लोगों ने पहला आंसर दिया हुआ बराबर है। मिस्टर सी का एम्प्लॉयमेंट पहले खत्म हो गया था, उसने बाद में शेयर्स लिए, तो इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। मैं नंबर ऑफ मेंबर्स निकाल रहे हैं अपन, तो 10 ऐड करें या 1 ऐड करें? समझा क्या गड़बड़ हुई सब लोगों की जिन्होंने भी मेजर आंसर दिया? इसके पास शेयर्स 10 है, बट अपन मेंबर्स निकाल रहे हैं बच्चों। मेंबर तो अकेला सी ही है ना, तो इधर कितना ऐड करूं? कितना हुआ? कौन कौन था 200 वाला? ओनली ये 200 के एक ही आंसर था क्या? 200 का बस? ओके, वेरी नाइस। समझा किधर किधर मिस्टेक हुआ? 199 वालों, कौन है 199 वाले? इन्होंने क्या किया? इसको एक को कंसिडर नहीं किया क्या?
क्या गड़बड़ हुआ? वो टर्म 2021 नहीं देखा क्या? हाँ, शांति से इट इज़ एंटर, ये लोग एकदम एंड में गुगली मारेंगे, ठीक है ना? तो पेपर के बाद लगता है एकदम भारी गया, फिर रिजल्ट के बाद समझते आ रहे कुछ तो गड़बड़ हो गई थी। तो वैसे नहीं होना चाहिए। समझा है जो भी हुआ है? कल फिर से रिवाइज करेंगे, इट्स 10:30, कल प्रॉपरली नोटबुक में लिखेंगे। सो जिनका फिक्स है ऑलमोस्ट कि हाँ, तो वो नोटबुक बना लेना। क्या होता है, तुम्हारा आगे का रिपीट लिखने का काम बच जाएगा। तो व्हाट यू कैन डू इज़ फिर रफ बुक में लिखो, बाद में जब फिक्स हो जाएगा तब कर लेना। पक्का समझा आज जो भी हुआ है? एनी डाउट्स? चलो, गुड बाय, हैव अ गुड डे।